हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम आईपीसी की ये सब धाराएं ट्रिक से याद करेंगे और हमने पिछली वीडियो में ये धाराएं ट्रिक से याद की थी, यानी चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 23 तक की इंपॉर्टेंट धाराएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप सबको पता होगा, कांस्टेबल हो या फिर एसआई का एग्जाम हो, पुलिस में, तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कहीं पे भी हो तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं आईपीसी की सभी धाराएं। तो मैंने पहली वीडियो में ये सब धाराएं याद करवा दी है, आज की वीडियो में ये सब धाराएं याद करवाऊंगा। और आपको पता होगा, आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको ये धाराएं देखते ही आप आंसर बता दोगे। जैसे हत्या का दंड 2 से हमने क्या ट्रिक बनाई थी, हत्या का दंड 2। जैसे 307 में हमने क्या पढ़ा था कि हत्या की कोशिश करने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। तो हत्या की कोशिश किस में आएगा, 307 में। हमें जीने का अधिकार है, मरने का नहीं से हमने क्या बताया था, 309। तो ये अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये सब धाराएं आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे कि क्या है। और उसी प्रकार उसी तरीके से हम ये सब धाराएं ट्रिक से याद करेंगे, जिसके बाद आप 124 देखते ही बता दोगे क्या होगा, 171 में क्या होगा, ठीक है, 40 में क्या होगा, ये सब देखते ही आप बता दोगे। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। और आज हम इनको याद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पीछे का शॉर्ट रिवीजन के साथ। तो देखो, आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए आईपीसी की धाराएं इंपॉर्टेंट रहेंगी, सीआरपीसी की आपको याद नहीं करनी, ठीक है। तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड कानून पारित कब हुआ था, 6 अक्टूबर 1860 को, ठीक है। और लागू कब हुआ, इसके 2 साल बाद यानी 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धाराएं कितने हैं इसमें, धाराएं हैं 511 और अध्याय कितने हैं, 23। और 511 धारा की हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि 1 और 1 11, अपराध की कोशिश मत करना 11। तो अपराध की कोशिश किस में है, 511। देखो, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, आपको पूरी याद हो जाएगी। इस बात की हम क्या लेते हैं, गारंटी, ठीक है। और सीआरपीसी का कानून कब पारित हुआ, 1973 में। और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1974 को। यानी ये 60 में कानून बना, 62 में लागू हुआ, ये 73 में बना और 74 में लागू हुआ। कम से कम ये डेट तो याद रखना ताकि हम आंसर तक पहुंच जाएं। तो मैं आपको आईपीसी की 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और पहली वीडियो में वो आधे चैप्टर, और दूसरी वीडियो में भी पूरा आईपीसी, और तीसरी वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे, थर्ड वीडियो में हम चैप्टर की ट्रिक से याद करेंगे, चैप्टर को ट्रिक से याद करेंगे। और चैप्टर को ट्रिक से याद कर लेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा आईपीसी, अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकोगे और सही आंसर कर दोगे। तो पूरा आईपीसी आपका कवर हो जाएगा। अब पूरा आईपीसी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर धाराएं होती हैं। जैसे देखो, 300 में क्या है, तंस हो गया, यानी उसकी हत्या हो गई। और 302 में क्या होगा, हत्या का दंड, यानी वो हत्या से ही रिलेटेड चलेगा। तो ऐसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, तो हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चैप्टर की ट्रिक बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इसकी, और वो भी आप कर लेना। उसके बाद आईपीसी में कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी भी कोशिश रहेगी। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, जिसमें 299 से लेकर 511 तक की धाराओं की इंपॉर्टेंट धाराएं कवर करवाई हैं। और आज हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक हम कवर करेंगे, और चैप्टर 16 से लेकर 23 तक हम पहले ही कर चुके हैं। तो आप पहले वाली वीडियो देख लेना, अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा नंबर क्या, धारा नंबर 24। धारा 24 क्या बताती है, उससे पहले हमें याद रखना है 24 से क्या याद रखेंगे, चौबे जी, ठीक है। तो चौबे जी, और धारा 24 में हम क्या बोलेंगे कि चौबे जी कभी बेईमानी नहीं करते, चौबे जी बहुत अच्छे आदमी हैं, चौबे जी कभी भी बेईमानी नहीं करते, ठीक है। तो इसी से हम क्या बताएंगे कि धारा 24 में क्या आ जाएगा, बेईमानी। धारा 24 में क्या होगा, बेईमानी या फिर डिसऑनेस्टी। तो एक लाइन याद रखनी है कि चौबे जी कभी बेईमानी नहीं करते। 24 से क्या बनाएंगे, 24, और बेईमानी से क्या बनाएंगे, बेईमानी।
ठीक है। तो चौबे जी कभी बेईमानी नहीं करते, तो धारा किस में आएगा, धारा 24 में। अब बेईमानी होती क्या है कि ऐसा कार्य जिससे एक व्यक्ति को लाभ हो और दूसरे व्यक्ति को हानि हो उसे कहते हैं बेईमानी। गलत तरीके से लाभ पहुंचाना क्या होता है, बेईमानी। ठीक है, तो बेईमान तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको पता होगा बेईमानी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको पूरा रिवीजन भी करवाऊंगा जिसमें आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे, बता दोगे। देखो 34 से याद रखना, चल 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 चल, चलो चलो चल चल। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या बनती है कि ट्रिक ये है कि चल चल तू भी चल, चल चल तू भी चल, मिलके अपराध करेंगे। अब किसी ने पीट के आना है तो नहीं कहा चल आजा भाई पीट के आ, उसने मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन। ठीक है, यानी पीटना यानी अपराध करेंगे। तो ये लाइन आपको याद रखना कि चल चल तू भी चल, मिलके अपराध करेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि अपराध करना और मिलके अपराध करना, तो वो क्या होगा, धारा 34 यानी सामान्य आशय, सामान्य आशय को मैं लिख देता हूं। तो देखो सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य किसमें है, धारा 34 में। अब इसका मतलब क्या है, सामान्य आशय सभी का एक ही उद्देश्य है और उस उद्देश्य में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अपराध। यानी कई व्यक्ति मिलके किसी भी अपराध को करते हैं तो सभी व्यक्तियों के इरादे समान हो गए, तो सभी को क्या मिलेगी, सभी को समान सजा मिलेगी, समान बराबर मिलेगी। ठीक है, तो सभी को समान सजा मिलेगी, ऐसे नहीं कि एक पर ही मुकदमा चलेगा। तो धारा 34 क्या बताती है कि धारा 34 किसी अकेले के लिए लागू नहीं होगी, एक से अधिक अपराधी के लिए धारा 34 लगेगी। तो एक से अधिक अपराधी इसमें होने चाहिए, तो किस में आएगा, धारा 34 में। और वो क्या बोला कि एक बंदा बोला कि भाई मैं तो गलती से अपराध में शामिल हो गया, फिर अपराध तो अपराध होता है ना, तो सभी को समान सजा मिलेगी। कि चल चल से हमें क्या याद रखना है, चल चल से हमें याद रखना है 34 और मिलके अपराध करना, या क्या होगा 34 में क्या होगा, चल चल तू भी चल, मिलके अपराध करेंगे। ठीक है, तो 34 आपको याद हो गया। 24 क्या होगा, चौबे जी कभी बेईमानी नहीं करते, तो चौबे जी से क्या याद रखेंगे, 24। तो 24 में क्या होगा, बेईमानी। और धारा 34 में क्या होगा, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धारा 34 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है धारा 40। धारा 40 से आपको क्या याद रखना है, चालीसा। तो चालीसा क्या होता है, चालीसा से आपको क्या याद आया कि ट्रिक क्या बनेगी इसकी, कि चालीसा से हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, है हनुमान चालीसा पढ़ो, अपराध चालीसा मत पढ़ो। तो ये दोहा है, तो ये अपने खुद के बनाए हुए दोहे हैं और जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि याद कर रहे होगे तभी तो आपको धारा याद रहेंगी, किसकी, आईपीसी की। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, अपराध चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। तो अपराध की परिभाषा किसमें है, धारा 40 में। तो अपराध की परिभाषा ये 40 और अपराध। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ो, अपराध चालीसा मत पढ़ो, ये लाइन आपको याद रखनी है। देखो आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ मैं, कि मैंने नोट्स तैयार किए हैं, बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि धारा 40 को भी बताया गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ो, अपराध चालीसा मत पढ़ो। अपराध शब्द को परिभाषित करती है कौन, धारा 40। तो सभी अच्छे अच्छे साफ सुथरे नोट्स बना रखे हैं, डिटेल से नोट्स बना रखे हैं, ताकि ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो अपराध चालीसा मत पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अपराध को क्या करती है, ये परिभाषित करती है। अपराध को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंस, शब्द को परिभाषित करती है। तो देखो अपराध क्या है, क्या कहां पर अपराध होगा, कहां पर अपराध नहीं माना जाएगा, उसको किस में आएगा, धारा 40 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से इसके अनुच्छेद, देखो इसके अनुच्छेद 2 और 3 इसी के हैं, धारा 40 के। धारा 40 के अनुच्छेद 2 और 3 में कुछ चैप्टर हैं, वहां पर ऑफेंस वर्ड को अपराध नहीं माना जाएगा। उसके अलावा पूरी आईपीसी में ऑफेंस को अपराध ही माना जाएगा। देखो आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप क्या करना, धारा 40 में क्या है, अपराध की परिभाषा। ठीक है, तो
धारा 40 से क्या याद रखेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ो, अपराध चालीसा मत पढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया धारा 40। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, धारा 54 और 55 में क्या आएगा। ठीक है, तो धारा 54 और 55 के लिए एक चीज याद रखना कि ट्रिक क्या रहेगी इसकी, पंच परमेश्वर की कृपा हुई, पंच परमेश्वर की कृपा हुई तब जाके सजा कम हुई, तब जाके सजा कम हुई। ठीक है, तो सजा कम हो रही है किसमें, धारा 55 में, और 54 में भी सजा ही कम होगी। लेकिन सजा क्यों, कैसे कम हुई, पंच परमेश्वर की कृपा हुई। ठीक है, तो पंच से पंच, पंच पंच, 5 5, तो पंच पंच से आपको क्या याद रखोगे, ये पंच और ये पंच, ये क्या होगा, 5 और 5। ठीक है, पंच परमेश्वर को 55 बोल देना, पच से याद रख लेना 55। ठीक है, और सजा कम हुई किसमें, 55 में। ठीक है, अब सजा कम हुई इसको हम डिटेल से लिख देते हैं। तो क्या क्या आएगा इसमें कि पंच परमेश्वर की कृपा हुई तब जाके सजा कम हुई, यानी क्या हुआ, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। एक सेकेंड, हाँ, इसमें क्या लिखेंगे, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। तो देखो, आजीवन कारावास थी और उसका आजीवन कारावास का दंड था और उसका लघुकरण हो गया, यानी आजीवन कारावास से कम हो गई सजा। ठीक है, तो आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण किस में आएगा, धारा 55 में। क्यों, पंच, पंच से याद रखना 55, तो पंच परमेश्वर की कृपा हुई तब जाके सजा कम हुई। ठीक है, और धारा 54 क्या है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। जैसे किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है, यानी फांसी दे दी गई है, तो उसको आजीवन कारावास में बदलना किस में आएगा, धारा 54 में आएगा। ठीक है, अब देखो, मृत्यु दंड को लघुकरण कौन करता है, समुचित सरकार। कौन करेगा, समुचित सरकार। और समुचित सरकार क्या करेगा, समुचित सरकार इसकी परमिशन नहीं लेगा कि मृत्यु दंड मिला है तो सरकार मृत्यु दंड को लघुकरण करके आजीवन कारावास में भी कर सकती है। इसमें धारा 54 में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे किसी पर 8 साल तक केस चल गया तो फिर अब उसको फांसी नहीं होगी, उसका लघुकरण हो जाएगा। यानी उसको फांसी होनी थी, 8 साल तक केस चल गया तो उसको फांसी नहीं होगी। जैसे अजमल कसाब का केस था, वो आतंकी था, यानी आतंकी के लिए ये रूल लागू नहीं है, बाकी सब के लिए है। तो मृत्यु दंड का लघुकरण हो सकता है किसमें, 54 में। और आजीवन कारावास के दंडादेश, आजीवन कारावास यानी जिंदगी भर जेल में, उसका दंडादेश का लघुकरण भी हो सकता है किसमें, 55 में। तो पास में याद रखना। और पंच परमेश्वर की कृपा हुई तब जाके सजा कम हुई। अब आप इस बात का मतलब समझ चुके हो। ठीक है, तो आजीवन। अब देखो, समुचित सरकार करती है ये काम, यानी गवर्नमेंट करती है। तो समुचित सरकार क्या होती है, इसकी परिभाषा किसमें बताई है, धारा 55A, धारा 55A। तो धारा 55A में क्या है, समुचित सरकार की परिभाषा, समुचित सरकार की परिभाषा। ठीक है, तो समुचित सरकार की परिभाषा। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, 54, 55 और 55A। ठीक है, और ये 61 एंड 62 की ये निश्चित कर दिए गए, हटा दिए गए, उनका तो हम क्या ही जिक्र करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 40 में क्या होगा, हनुमान चालीसा पढ़ो, अपराध चालीसा मत पढ़ो, और पंच परमेश्वर की कृपा हुई तब जाके सजा कम हुई। तो किसमें आएगा, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण किसमें, 55 में, और मृत्यु दंड का लघुकरण किसमें आएगा, 54 में। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी क्या है कि एक आदमी ने सेठ से पैसे उधार ले लिए। तो एक आदमी ने सेठ से पैसे उधार लिए और बोला कि वो पैसे चुकाने हैं, तो चुकाते समय लेट हो गया। ठीक है, लेट हो गया कि 2-4 दिन लेट हो गया जैसे, तो सेठ ने क्या लगा दिया, उस पर जुर्माना लगा दिया। क्यों लगा दिया, कि जो करार हुआ था उससे लेट हो गया। तो फिर वो सेठानी के पास गया, सेठ की वाइफ थी, सेठानी के पास गया और वहाँ पे जाके क्या बोला कि तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, तेरा सेठ। एक सेकेंड, तो भाई बात कहाँ से कि वो इंसान सेठानी के पास जाता है और उसको क्या कहने लगा, भला कि तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, मुझे बचा लो सेठानी, क्योंकि सेठ ने उस पर जुर्माना लगा दिया था। तो पैसे उधार लिए थे, लेट चुकाए थे, और वो सेठ क्या लगा दिया था, जुर्माना। तो तेरा सेठ जुर्माना लगा गया,
मुझे बचा लो सेठानी। ठीक है, तो आपको एक बात बताई थी मैंने कि जैसे धारा, किसी भी धारा में, जैसे 300 में क्या है, हत्या, और 302 में क्या होगा, हत्या का दंड। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जिसमें अपराध होता है उससे अगली या फिर एक दो और मान लो, उसमें क्या मिल जाता है, उसका दंड मिलता है। ठीक है, तो 63 में अगर जैसे जुर्माना है तो 64 में क्या मिलेगा, संभावना है कि जुर्माने का दंड मिलेगा। ये भी आपको बात बता रखी है अच्छे से। ठीक है, तो वो सेठ के पास से जुर्माना लगवा के गया, किसके पास, सेठानी के पास, और बोला कि तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, मुझे बचा लो सेठानी। हाथ जोड़ के उसने विनती की, किससे, सेठानी से। तो यही बात आपको याद रखनी है। 13 सेठ से आप क्या याद रखेंगे, 63, और जुर्माना से क्या याद रखेंगे, जुर्माना। और जुर्माना क्या होता है, जुर्माने को हम बोलते हैं आर्थिक दंड या फिर जुर्माने की रकम या फिर अमाउंट ऑफ फाइन, बात वही है, समझ गए। और जुर्माना ना देने पर दंड किस में आएगा, 64 में। आपने ऐसी बातें सुनी होगी कि 100 रुपये का जुर्माना लग गया और अगर वो जुर्माना नहीं भरता तो उसको 2 महीने की क्या होगी, जेल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, मुझे बचा लो सेठानी, ये दुख भरी उसकी कहानी है। तो इसको याद रखना कि तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, मुझे बचा लो सेठानी। तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, मुझे बचा लो सेठानी। ठीक है, तो धारा 63 में आपको क्या याद रखना, जुर्माने की रकम या फिर आर्थिक दंड। ठीक है, और 64 में क्या होगा, जुर्माना ना देने पर कारावास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये अगले रिवीजन में आपको बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पे चलते हैं, चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 क्या बताता है कि धारा 82, धारा 83 और धारा 84। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 के पार्ट है। और चैप्टर 4 क्या बताता है, अपवाद। अपवाद क्या होता है, एक्सेप्शंस। आईपीसी धारा का चैप्टर 4, जिसमें 76 से लेकर 106 तक, जो मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, सारी चीजें याद करवाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें यही तो बताया है, अपवाद। अगर आपने सेल्फ डिफेंस में अपराध कर दिया या फिर आप बच्चे हो तो उसको अपवाद मान के आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो 82, 83, 84 में क्या है, उसके लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या, 82 का, अब ट्रिक बात कर रहा हूँ मैं, ट्रिक यहाँ पे ध्यान से देखते रहना कि 82, 83, 84 ऐसे लिख लेना, जैसे हम लिखते थे 79, 80, 81 सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, किसके, संविधान के अनुच्छेद, और ये क्या है, धाराएं। ठीक है, तो 82 से आप क्या बनाएंगे, शिशु। ये देखो शिशु, और इससे हम क्या बनाएंगे, अपरिपक्व, और 4 से हम क्या बनाएंगे, पागल। ठीक है, तो यही ट्रिक है हमारी। तो 82 में क्या होगा, शिशु का वर्णन मिलेगा, और 83 में अपरिपक्व, और 84 में पागल लोगों के द्वारा किया गया अपराध। तो ये तीनों क्या हैं, ये हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 82, 83, 84। 82 से बना देना शिशु, 83 से बना देना अपरिपक्व, और 4 से पागल। ठीक है, अब देखो धारा 82 में क्या कहता है कि धारा 82 में यह कहता है कि 7 वर्ष से कम अपराध नहीं होगा। 7 वर्ष से कम अपराध नहीं होगा, यानी बच्चे, शिशु होते हैं, 7 वर्ष से कम शिशु के द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं होगा। ये किसमें लिखा हुआ है, धारा 82 में। तो 82, 83, 84 को आप हमेशा के लिए ऐसे याद रखना, 82 से शिशु बना देना। यानी शिशु कौन होता है, जिसकी 7 वर्ष से कम उम्र है। ठीक है, तो 7 वर्ष से कम क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। ये किसमें है, धारा 82 में। अब ठीक है, धारा 83 में क्या बताएगा, 7 से लेकर 12 वर्ष तक की, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे को अपरिपक्व समझ के उसका अपराध नहीं माना जाएगा।
देखो 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चे का मेच्योरिटी या इमेच्योरिटी यानी अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। अब देखो दो चीजें हैं, अगर वो बच्चा मेच्योर है और या फिर इमेच्योर यानी अपरिपक्व है, उसके आधार पर उसको देखा जाएगा कि वो अपराध के है या नहीं है। तो देखो 7 से 12 वर्ष का बच्चा है, अगर उसको मेच्योरिटी टेस्ट में वो पास हो गया यानी वो समझदार है, उसको पता था कि ये उससे उसका नुकसान हो सकता है, उसको समझ है, तो क्या होगा, उसका अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर वो उसको पता नहीं है या फिर अपरिपक्व है, उसके आधार पर इसके डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये अपराध के श्रेणी में आएगा या नहीं। ठीक है, अब देखो 84 समझ गए होगे आप, 7 से 12 वर्ष के बच्चों का टेस्ट होता है, 7 से कम तो भाई है ही नहीं अपराध। ठीक है, अब 84 में क्या होगा कि पागल लोगों के द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं होगा। तो धारा 84 क्या बताती है, धारा 84 बताती है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को सजा नहीं मिलेगी। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी देखो इसकी भाषा में क्या लिखा मिलेगा आपको, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। अगर वो अपराध करते समय पागल है, उसको पता नहीं है कि भाई ये अपराध हो रहा है, उसको कोई समझ नहीं है, तो उस पे क्या हो सकता है, धारा 84 के तहत वो बच सकता है। यानी जाने अनजाने में की हुई गलती भी आपको बचा सकती है अपराध से। तो देखो अगर वो पहले समझदार है और अपराध के समय पागल हो गया, ठीक है, और बाद में भी पागल रहा, तो वो उस पे पागल समझ के उसको क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। अगर वो पहले पागल था अब समझदार हो गया तो भी उसको माफ कर दिया जाएगा, यानी उसका भी चेक होगा। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या होगा, विकृत चित्त व्यक्ति वाला कार्य। ठीक है, तो धारा 84 क्या बताएगा कि पागल लोगों के लिए भी माफी है। तो ठीक है, ये ट्रिक आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये 82 में क्या बना देना, शिशु, और इससे अपरिपक्व, और 84 से क्या होगा, पागल। तो ये तीन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। तो 82, 83, 84 आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पे चलते हैं, हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। नेक्स्ट है धारा 120 क या फिर धारा 120 ख। तो धारा 120 क क्या बताएगी, यानी इसे हम 120 ए भी बोल सकते हैं, इसे हम 120 बी भी बोल सकते हैं। इसकी ट्रिक से आपको क्या याद रखना कि बस तू घना मास्टरमाइंड मत बन। ठीक है, तो बस ऐसे कहते हैं ना कि बस तू ज़्यादा मास्टरमाइंड मत बन। ये ट्रिक आपकी समझ के लिए है और इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बस तू ज़्यादा मास्टरमाइंड मत बन। ठीक है, ये लाइन याद रख लेना, आपको ये चीज़ें भी याद हो जाएंगी। जैसे हमने क्या लाइन याद रखी थी कि तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, हमें बचा लो सेठानी। तो 63 में क्या होगा, जुर्माना। ठीक है, तो उससे आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो। ठीक है, पंच परमेश्वर की कृपा हुई, 55 में क्या होगा, सजा क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस तू ज़्यादा मास्टरमाइंड मत बन। तो मास्टरमाइंड ही किस में आ जाएगा, 120 में आ जाएगा। और मास्टरमाइंड क्या करता है, प्लान बनाता है, यानी वो षड्यंत्रकारी होता है। तो वो उसी से हम क्या याद रखेंगे, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी बोल देते हैं। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किस में आएगी, मास्टरमाइंड किस में आएगा, 120 में। ठीक है, जो मास्टरमाइंड होता है वो अपराध में शामिल होता है। ठीक है, लेकिन अपराध में सजा कैसे मिलती है उसका भी कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसको आपको याद नहीं रखना। जैसे 2 से अधिक, 2 साल से, अब जैसे कोई ऐसा अपराध हो गया जिसमें 2 साल से अधिक सजा मिलनी थी, और तो मास्टरमाइंड को भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी सबको मिलेगी। यानी ये कुछ 34, धारा 34 में क्या था कि चल तब तू भी चल, मिलके अपराध करते हैं, मिलके अपराध। तो मिलके अपराध क्या, यानी अपराध में सब शामिल होते हैं, उन पे क्या लगती है, धारा 34। और 120 में भी क्या होता है कि मास्टरमाइंड भी अपराध में शामिल होता है, तो उस पर भी धारा 34 लगनी चाहिए। यानी धारा 34 और धारा 120 में अंतर क्या है,
ठीक है। 34 आपको बताया था पहले, क्या बताया था कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, यानी मिलके जो अपराध करते हैं किस में आएगा, धारा 34 में। लेकिन 120 में क्या आएगा, 120 में भी मिलके अपराध कर रहे हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड भी तो मिला हुआ होता है। तो उस केस में हम कैसे समझेंगे कि ये मास्टरमाइंड वाला केस है या फिर वो धारा 34 वाला केस है। तो इसके लिए आप याद रखना कि मास्टरमाइंड पीछे से काम करता है, यानी देखो 120 और 34 का अंतर बता देता हूं कि 34 में क्या होता है, अपराध में शामिल होता है, अपराध में शामिल, और 120 में क्या होता है कि मौके पर मौजूद नहीं होता, मौके पर मौजूद नहीं। और इसमें अपराध में शामिल यानी मौके पर मौजूद होता है। समझने की कोशिश करो कि देखो अब किसी का मर्डर करने जाना है, अपराध करने जाना है, तो गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी लेके चल दिए कितने, 3-4 लोग, और एक गाड़ी का ड्राइवर है। तो ड्राइवर तो मर्डर नहीं कर रहा, लेकिन वो ड्राइविंग कर रहा है, यानी उनकी मदद कर रहा है, यानी मौके पर मौजूद है, तो इस पर क्या लगेगी, धारा 34। लेकिन इन सबको कोई कंट्रोल कर रहा है बाहर से, कौन, मास्टरमाइंड, और वो गाड़ी भी नहीं चला रहा, मौके पर शामिल भी नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, धारा 120 में। और 120 ख क्या बताएगा, धारा 120 ख बताएगा आपराधिक षड्यंत्र का दंड। तो धारा 120 ख क्या बता देगा, इसका आपराधिक साजिश का दंड, ठीक है। तो मोटा मोटा बस तू ज्यादा मास्टरमाइंड मत बन, तो इससे क्या याद रखना, बस से क्या याद रखना, 120, ठीक है, बस से 20 और 120 आप ध्यान रख लोगे, तो बस तू ज्यादा मास्टरमाइंड मत बन। तो 120 में क्या आएगा, मास्टरमाइंड यानी आपराधिक षड्यंत्रकारी। तो आपराधिक षड्यंत्र किस में आएगा, धारा 120 में। और 120 क में क्या हो गया, आपराधिक षड्यंत्र, 120 ख में क्या आ जाएगा, आपराधिक साजिश का दंड। तो ये दोनों आपको याद हो गई होगी। तो धारा 34 और 120 का अंतर आप ध्यान रखना कि 120 में क्या होता है, मास्टरमाइंड होता है, और 34 में क्या होता है, अपराध में शामिल होता है, मौके पर मौजूद होता है, ठीक है। अब इससे 120 से पहले हमने क्या याद किया था, 420। तो 420 भी कैसे पता चलेगा कि 420 आएगा 120 आएगा, वो आप अच्छे से दोनों ट्रिक को आप करोगे। देखो ये 420 वाले ट्रिक मैंने किसमें बताई थी, पिछली वीडियो में बताई थी, और 120 वाली अभी बता रहा हूँ। तो दोनों को आप करोगे तो उसके द्वारा रिलेट कर पाओगे, इससे आपको सही से याद हो जाएगा। इसलिए दोनों वीडियो साथ देखना, रिवीजन भी हो जाएगा और आपका काम भी चल जाएगा सही से। तो 120 ख भी हो गया है, बस तू ज़्यादा मास्टरमाइंड मत बन। तो 120 में क्या आएगा, मास्टरमाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 में हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट धारा पढ़ेंगे। ये धारा 124 क सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ये हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। कि देखो आपको एक बात बताता हूँ मैं, बात क्या है कि पुलिस अपराधी को पकड़ती है और उस पर क्या लगाती है, धाराएं, और फिर वो कोर्ट में क्या होता है, पेश होता है, और कोर्ट में CRPC के तहत उस पर मुकदमा चलता है, और उसके द्वारा जो भी अपराधी का अपराध सिद्ध होता है, धारा लगाने से अपराध सिद्ध नहीं होता, धारा अपराध कोर्ट में जाके सिद्ध होता है, और कोर्ट बताएगा कि उसने क्या अपराध किया, वो प्रूफ होगा वहाँ पे। और हमारे क्या होता है, हमारे मीडिया में बैठे बैठे देशद्रोही करार कर देते हैं, ठीक है। तो मीडिया वाले देशद्रोही करार कर दिया, और जबकि पुलिस ने धारा लगाई और कोर्ट में मुकदमा चलेगा, और वहां से क्या होगा, सिद्ध होगा, प्रूफ होएगा कि भाई वो अपराधी है या नहीं और किस प्रकार का अपराधी है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि मीडिया वाले बैठे बैठे इसको देशद्रोही बना देते हैं, या फिर कोई भी किसी को भी देशद्रोही बोल देता है। ऐसे देशद्रोही नहीं बोलना चाहिए। तो ये काम कौन बताएगा, ये काम कोर्ट का है, और जो काम हम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि फालतू में जज मत बनो, ठीक है। जज बनने के लिए आप कोर्स करो और टेस्ट पास करो, मेहनत करके जज बनो, वैसे नहीं बनना, ठीक है। तो इसमें वही बात कही हुई है क्या, कि एक बार किसी को देशद्रोही बोल दिया, ठीक है, उसने गाना गाकर बताया कि मेरा नाम देशद्रोही, नाम निकाल दिया। आप ऐसे ध्यान रखना कि एक का नाम ही देशद्रोही निकाल दिया, नाम ही देशद्रोही बोल दिया उसको, ठीक है। तो बोला कि तेरा नाम देशद्रोही है, ठीक है, तो ऐसे बोल दिया, भाई इंडिया है बोल देते हैं, कोई बात नहीं, बोल दिया। तो उसने एक गाना गाया, और उस गाना गा के बोला, उसका नाम था श्री लखन, ठीक है। तो उसने गाना क्या गाया कि 1 2 का 4
4 2 का 1 मेरा नाम है लखन। ठीक है, 1 2 का 4, 4 2 का 1 मेरा नाम है लखन, मेरा नाम है लखन। ठीक है, तो 1 2, ये गाना सुनोगे, 1 2 का 4, 4 2 का 1 मेरा नाम है लखन, मेरा नाम है लखन। तो 1 2 का 4 में उसने नाम बताया क्या, लखन, और लोग उसको क्या बोलते थे, देशद्रोही। तो 1 2 का 4 में क्या आएगा, देशद्रोही। 1 2 का 4 में क्या आ जाएगा आपको, देशद्रोही। तो देशद्रोह, ठीक है, तो देशद्रोह क्या बोलना, तो इसलिए आपको अगर कोई देशद्रोह बोले तो आप गाना गा के बताना कि मेरा नाम क्या है, लखन है, मैं देशद्रोह नहीं हूं। तो देशद्रोह किस में आता है, धारा 124 में, और इसे क्या बोलते हैं, सेडिशन। ठीक है, तो ये सेडिशन का चार्ज लग जाता है, ये ब्रिटिश सरकार के टाइम पे चल रहा था और भारत में भी ऐसे ही अपना लिया गया, और ये बहुत खतरनाक होता है, गैर जमानती होता है। जो आपको याद नहीं रखना, आपको तो याद रखना है 124 कै में क्या आता है, देशद्रोह। ठीक है, गैर जमानती होता है, यानी गैर जमानती आता है बिना वारंट के गिरफ्तार। ये अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको वारंट देती है। ठीक है, और इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी होता है। और ये क्यों लगता है, आपको पता होगा कि संविधान के खिलाफ बोल रहे हो आप। अगर आप सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हो तो आप पर देशद्रोह नहीं लगना चाहिए, लेकिन सरकार उसको दिल पे ले लेती है। लेकिन अगर आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हो तो आप पर देशद्रोही लगना चाहिए, यानी संविधान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो संविधान के खिलाफ बोलोगे तो आप पर क्या लगेगा, देशद्रोह की। और जैसे भाषण देते हैं, संविधान के खिलाफ बोल देते हैं कुछ भी, तो उस पर देशद्रोह लगेगा। लेकिन सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है, देशद्रोह नहीं है। तो आजकल देशद्रोह उन्हीं पर भी लगता है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये तो चलो चलता रहेगा, हम अपनी ट्रिक याद रखना है, बाकी किसी भी बात को दिल पे मत लेना। 124 में क्या आएगा, देशद्रोह। ठीक है, 124 क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कंट्रोवर्शियल रहता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, धारा 141 141, धारा 141 क्या बोलता है, विधि विरुद्ध जमाओ। आईपीसी के चैप्टर 8 में क्या लिखा हुआ है कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो लोक प्रशांति यानी भाई सारी जनता शांति से रहे, तो शांति के लिए विरुद्ध अपराध के विषय में किस में आएगा, चैप्टर 8 में। और चैप्टर 8 में 141 से लेकर 160 तक आपको 141 से लेकर 160 तक क्या है, इसमें धाराएं हैं आईपीसी की। ठीक है, तो लोक प्रशांति के विरुद्ध। ठीक है, 141 से लेकर 160 तक की धाराएं हैं। अब धारा 144 तो आपको पता ही होता है, हर बार न्यूज़ में सबसे पहले ये आती है कि धारा 144 लाख की। तो धारा 144 क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो धारा 141 से लेकर 160 तक शांति को कायम रखने के लिए लगाई जाती हैं। तो आप देखो, एक तो देखो विधि विरुद्ध जमाओ। अब कैसे हो सकता है, देखो सबसे पहले क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाओ। और फिर वो विधि विरुद्ध जमाओ क्या करने लग जाता है, दंगा करने लग जाता है। यानी विधि विरुद्ध जमाओ क्या करेगा, बलवा करेगा, बलवा करना। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाओ द्वारा क्या होता है, बलवा यानी बल या हिंसा का प्रयोग करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा कि शांति में विघन डालना यानी दंगा करना। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बलवा और दंगे में अंतर क्या होता है, दोनों थोड़े से अलग अलग चीजें हैं। अब देखो, अगर बस स्टैंड पर 2-3 जना घुड़े ही 2 या 2 से अधिक लड़ाई कर रहे हैं, वो क्या होगा, दंगा कर रहे हैं। तो बलवा क्या है, बलवा वो है कि विधि विरुद्ध जमाओ। ये विधि विरुद्ध जमाओ क्या करता है, हिंसा का प्रयोग करता है। तो इसमें क्या करता है, विधि विरुद्ध जमाओ क्या करता है, हिंसा या बल का प्रयोग करता है। किसमें, पब्लिक प्लेस पे, जनता के बीच में। और दंगा क्या होता है, दंगा वो होता है जो 2 या 2 से अधिक लोग आपस में लड़ाई करें। तो ये इनका विधि विरुद्ध जमाओ वाला दंगा है, और ये क्या है, इसमें आपस में पर्सनल मैटर है इनका। ठीक है, तो बलवा और दंगा में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 141 से लेकर देखो 141 से लेकर 150 160 तक की धाराएं हैं, और उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को
मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाव होगा, और उसके बाद क्या आएगा कि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हिंसा का प्रयोग यानी बलवा होगा, और उसके बाद क्या आएगा, दंगा करना। यानी आपको देखो धारा ऑप्शन में दी गई, धारा ऑप्शन में दी, ठीक है, तो आप मैच करो, धारा ऑप्शन में दी गई कि आप मैच करो, तो मिलान करो, तो ठीक है, तो हम 141 सबसे छोटी धारा है, क्योंकि 141 से लेकर 160 तक के मैच करना है, तो 141 सबसे छोटी है, तो इसे विधि विरुद्ध जमाव से जोड़ेंगे। उसके बाद क्या आएगा, धाराएं आएंगी, उसकी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा क्या होगा, बल या हिंसा का प्रयोग, और सबसे लास्ट में दंगा। यानी 141 से लेकर 160 तक हमें 3 चीजें मिलेंगी, तीनों चीजों सीरीज में मिलेंगी। यानी 141 में क्या मिला आपको, विधि विरुद्ध जमाव, उसके कुछ बाद विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हिंसा यानी बलवा, और 159 में क्या मिला, दंगा करना। तो ठीक है, ये क्रम याद रखना, क्रम कौन सा, सीक्वेंस कौन सी है, सीक्वेंस कौन सी है कि विधि विरुद्ध जमाव और विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हिंसा का प्रयोग और ये दंगा करना, ये सीक्वेंस याद रखना। उसी सीक्वेंस से अपने को आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, और 141 से 160 के बीच में ये हमारा आंसर होता है, किसमें, ये तीनों चीज़ों में, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों में। तो 141 में मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाव। ठीक है, तो 141 में क्या आएगा, विधि विरुद्ध जमाव। ठीक है, ठीक है, 141 में क्या आया, विधि विरुद्ध जमाव। अब देखो 142 143 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कि देखो 142 में क्या बोलेगा कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो गया ये, और 143 में क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव के खिलाफ जो दंड होगा उसका दंड आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, अगर पूछी भी जाएं तो आप बता सकते हो। ठीक है, धारा 144 देखो शांति कायम करने के लिए लगाई जाती है, शांति यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, धारा 144। ठीक है, ये शांति कायम करने के लिए, तो शांति कायम करने के लिए क्या लगाया जाता है, धारा 144। ये कब लगाता है, देखो घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, यानी भाई हथियार उठा लिया किसी ने। ठीक है, अब जैसे ये हुआ था, पद्मावती मूवी आई थी, पद्मावत मूवी आई थी, तब करणी सेना ने विरोध किया था, तो वहाँ पर हर जगह धारा 144 लगाई गई थी, क्योंकि वो हथियार से शांति को भंग हो सकता था, तो उसके आधार पर धारा 144 लगाई जाती है। अब देखो विधि विरुद्ध कोई जमा हो रहा है, विधि विरुद्ध जमाव यानी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कब, कितने लोग, 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे होंगे तो उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। ठीक है, अब देखो धारा 144 में, अब इसमें भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शांति कायम करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। तो धारा 144 के तहत जैसे कोई शादी हो रही है, तो शादी में तो 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो कौन से दंगा कर रहे हैं, वो दंगे की या फिर विधि विरुद्ध जमाव में नहीं आता। तो पर्सनल मैटर के लिए या फिर कोई पार्टी हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करो पार्टी, लेकिन आप हथियार लेके घूम रहे हो, 5-7 गैंग बना रहे हो, तो वो सब चीज़ें आएंगी। तो ये देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको कि धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर क्या होता है। तो देखो धारा 144 में क्या होगा कि धारा 144 में ज़्यादा हमें सहूलियत दी जाती है, जैसे इसमें शादी अलाउड है। धारा 144 में 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन शादी में हो सकते हैं। कर्फ्यू में क्या होगा, कर्फ्यू में बहुत ही खराब हालत हो जाती है, बहुत ही खराब हालत हो जाती है, तब कर्फ्यू लगाया जाता है। और कर्फ्यू में कुछ भी अलाउड नहीं होता, घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं होता, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो लेकिन धारा 144 तो उसमें रिलैक्सेशन है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, जो भी अंतर है आपको बता दिया गया है। तो धारा 144 किसके लिए, शांति कायम करने के लिए। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव हो गया। अब अगली धारा कौन सी आएगी, बलवा करना, और तीसरी क्या आएगी, दंगा करना। तो यानी क्या होगा, ये तीनों चीजें याद रखना, विधि विरुद्ध जमाव और फिर क्या होगा, बलवा और दंगा। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, किस किस में, 141 से लेकर 160 तक। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो धारा 144 होगी, धारा 146 146 क्या बताता है, बलवा करना।
बलवा करना या फिर दंगा, बलवा को दंगा नहीं बोलेंगे, बलवा क्या बोलेंगे, राइटिंग। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग या फिर किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग क्या कहला जाएगा, बलवा, और वो क्या होगा, अपराध। तो विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग या फिर किसी सदस्य द्वारा, उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किस में आएगा, अपराध में। ठीक है, फिर धारा 147 आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आएगा, इसका दंड आएगा। ठीक है, धारा 147 में क्या हो जाएगा, बलवा करने का दंड। तो बलवा करने का दंड 147 और 146 किस में आएगा, बलवा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम एक धारा बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहती है वो भी देख लेते हैं, धारा 153। अब देखो कि भाई 1, 2 का 4 उसमें क्या था, देशद्रोह। ठीक है, अब संविधान के खिलाफ बोल रहे हो तो आप पर देशद्रोह का चार्ज लगेगा, लेकिन आप किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ बोल देते हैं तो उस पर क्या लगना चाहिए, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हिंसा बढ़ गई तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें धारा 153 को याद करने की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आपको सिर्फ ट्रिक तक ही सीमित रखना है। ठीक है, हमें याद करना है बस, और कुछ फालतू चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना। कि तेरे मुंह पर पान थूक दूंगा अगर अब की बार भड़काऊ भाषण दिया तो अगर कोई इंसान है जो भड़काऊ भाषण देता है, और वो भड़काऊ भाषण कैसे भड़काऊ माना जाएगा, जैसे उस इंसान के कुछ फॉलोवर हैं, ठीक है, उसके फॉलोवर हैं और वो भड़काऊ भाषण के कारण हिंसा हो सकती है। जैसे कंगना रनौत का ट्विटर बैन हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मोदी जी अपना विराट रूप दिखाओ, वही। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वो भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में आ सकता है, तो जिससे हिंसा हो सकती है। तो उसी हिंसा को रोकने के लिए क्या बोला कि तेरे मुंह पर पान थूक दूंगा अगर अब की बार भड़काऊ भाषण दिया तो तेरे मुंह पे पान याद रखना 53, और 53 से 153, तो 153 ऐसे याद रख जाएगा, तेरे मुंह पर पान, तो तेरे मुंह पर पान में, तेरे मुंह में पान 53, तो 53 से क्या याद रखोगे, भड़काऊ भाषण। तो भड़काऊ भाषण देता है, यानी इसका मतलब ये कौन सी धारा है, तो देखो अगर भड़काऊ भाषण दोगे तो भी शांति खत्म हो जाएगी। तो 141 से 160 में क्या है, लोक प्रशांति, तो लोक प्रशांति के विरुद्ध आ जाएगा ये भी। तो इसमें किस में आएगा, 153। तो 153 क्या बताएगा कि बलवा करने के आशय से स्वप्रेरित प्रकोपन। कहने का मतलब ये है कि भड़काऊ टिप्पणी कर दी, कोई भी आपने भड़काऊ स्टेटमेंट दे दी जिससे हिंसा हो सके। अगर आप देखो, आप नॉर्मल इंसान है, आपने फेसबुक पे कुछ लिख दिया, आपको कौन देखता है, तो आप पर ये धारा नहीं लगेगी। लेकिन वही आप सेलिब्रिटी हो या आप पॉलिटिशियन हो, आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे हिंसा बढ़ गई, तो आप पर क्या लगेगा, धारा 153। ठीक है, बाकी इसकी सज़ा के बारे में आपको नहीं याद रखना, याद रखो तो रख लेना, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, फिर जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर वो अपराध नहीं हुआ तो आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। कब, हिंसा में। ठीक है, तो हिंसा किस प्रकार की होगी उसके आधार पर आपको सजा मिलेगी। तो तेरे मुंह पर पान थूक दूंगा अगर आपने भड़काऊ भाषण दिया तो, भड़काऊ टिप्पणी की तो भड़काऊ टिप्पणी किस में आएगा, 153 में। बलवा करने के आशय से, बलवा यानी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, जैसे भीड़ हो जाएगी, भीड़ के द्वारा हिंसा हो जाए तो आप क्या होगा, बलवा करने के आशय से, उसका विचार ही उसका क्या करना है, क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 153 में क्या होगा कि बलवा करने के आशय से स्वप्रेरित प्रकोपन देना। 124 1, 2 का 4, मेरा नाम है लखन, मेरा नाम देशद्रोह नहीं है। धारा 141 से लेकर 153 तक पहुँच गए हैं। अब हम आगे पहुँचेंगे कहाँ तक, 159 में क्या आएगा, दंगा। ठीक है, तो दंगा क्या होता है, दंगा 2 या 2 से अधिक लोग बस स्टैंड पर घुल पड़ा या कितने भी घुल पड़ा, तो वह शांति में क्या डाल रहे हैं, विघन डाल रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे। और 160 में क्या हो जाएगा, दंगा का दंड, दंगा के लिए दंड। ठीक है, तो ये हो गया 141 से लेकर 160 तक। तो 159 में क्या होगा, दंगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 141 से लेकर 160 तक हम चलेंगे और बीच में हम क्या याद रखेंगे, 146। ठीक है, तो 141 में क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाव। 146 में क्या होगा, बलवा। और 159 में क्या होगा इसका, दंगा।
ठीक है। अब 146 है तो 147 में क्या आ जाएगा, बलवा करने का दंड। 159 है तो 160 में क्या आ जाएगा, दंगा करने का दंड। 141 है, 141 में क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव, और 143 में क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाव का दंड। ठीक है। और 144 हमने पढ़ा था, 144 में क्या पढ़ा था, लोक शांति को कायम रखने के लिए धारा ये लगाई जाती है। और 153 में क्या आएगा, भड़काऊ भाषण जिससे दंगा हो सके, तो उस पर धारा क्या लगती है, 153। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप आंसर तक पहुंच भी सकते हो। 141 से लेकर 160 में चैप्टर 8 में लोक प्रशांति को कायम रखने के लिए ये धाराएं लगती हैं। तो 141 से लेकर 160 तक के सफर में आपको ध्यान रखना है क्या क्या ध्यान रखना है, 141, 159, 160, 159, 146, ये जरूर याद रख लेना, ये तीन तो ठीक है। 144 भी याद रख ही लोगे। तो 141 में क्या था, विधि विरुद्ध जमाओ। 146 में क्या होगा, बलवा, और इसमें दंगा। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। आपको एक नई कहानी बताता हूँ। कहानी क्या है, धारा 171 की। एक बार एक बंदा दूसरे लड़के को बता रहा था क्या कि मैंने चालान काट दिया, मैं पुलिस में भी नहीं हूँ। कैसे चालान काटा, कि मैंने पुलिस की वर्दी पहन के चालान काट दिया। तो उसने पूछा कि कतरा काटे रहे, कि बोले भाई मैं तो आज चालान काट आया, कटवा के नहीं आया, काट आया, चालान काट दिया। बोले कतरा काटा, कि बोला पुलिस की वर्दी पहन के खड़ा हो गया रोड पे और 2-4 चालान काट दिए। ठीक है। तो चालान कैसे काटा, कि पुलिस की वर्दी पहन के, ये तो गलत हो गया काम, कि पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल कर लिया, यानी पोशाक पहन ली, पोशाक का इस्तेमाल कर लिया, गलत पोशाक। या फिर आप टोकन को धारण कर लेते हैं, यानी कार्ड हो गया, बैज, कुछ भी, तो टोकन को धारण करना किसमें, कपटपूर्ण आशय से। ठीक है। तो कतरा काम हो सकता है, कपट वाला काम, पुलिस की वर्दी। कतरा से हम क्या याद रखेंगे, 71, 171। तो धारा 171 यही कहता है कि भाई कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। ठीक है। तो आप ये लाइन याद रखना कि मैं चालान काटा है, वो पूछने लगा कि चालान कतरा काटा, कि बोले कपटपूर्ण आशय से चालान कतरा काटा, पुलिस की वर्दी पहन के। ठीक है। तो धारा 171 ये होगा कपटपूर्ण आशय से। और धारा 171 भी क्या कहता है, रिश्वत को, किसी भी प्रकार की रिश्वत किस में आएगी, धारा 171 बी। ठीक है। और 171 ई में क्या होगा, इसका रिश्वत का दंड होगा। ठीक है। तो धारा 171 बी भी आपको याद रखना, कपटपूर्ण आशय। तो ये भी कपटपूर्ण आशय ही होता है, रिश्वत लेके काम करना भी एक कपटपूर्ण आशय से रिलेट करके आप याद रख लेना। धारा 171 बी क्या आएगा, रिश्वत। ठीक है। आपको एक अच्छा इंसान सरकारी काम में बाधा नहीं डालता। ठीक है। तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक से पहले धारा कौन सी पढ़ेंगे, अब हम धारा 186। ठीक है। तो एक अच्छा इंसान, अच्छी बात बताता हूँ। एक अच्छी बात है कि सरकारी काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। दिख नहीं रहा, बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो सरकारी काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। अच्छी बात तो यह है कि भाई सरकारी काम हो उसने होने दो। तो एक अच्छा इंसान सरकारी काम में बाधा नहीं डालता। अच्छी से याद रखना, अच्छी 86, तो 186। और सरकारी काम में बाधा, तो सरकारी काम में बाधा किस में आएगा, 186 में, सरकारी काम में बाधा। कई बार ये होता है कि ट्रिक अच्छी नहीं बनती, लेकिन आपने अगर ट्रिक याद कर ली तो आपको धारा जरूर याद हो जाएगी। ठीक है। वैसे 186 सरकारी काम में बाधा डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छी बात से जोड़ दिया, यानी एक अच्छी बात यह है कि सरकारी काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो 186 में क्या आएगा, सरकारी काम में बाधा। ठीक है। अब आगे 187 आप इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। 187 में क्या है कि कानून ने बोला कि सरकारी सर्वेंट की मदद करनी है, अगर आप नहीं करते हो तो आप पर धारा 187 लगेगी। ठीक है। तो धारा 186 जरूर याद रखना कि सरकारी काम में बाधा। और 187 में भी सरकारी काम में ही बाधा हो गई, अगर सरकारी सर्वेंट की हम मदद नहीं कर रहे तो वो भी एक प्रकार से सरकारी काम में बाधा होगी। तो सरकारी काम में बाधा किस में आएगा, 186 में। ठीक है।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमने पिछली ट्रिक में क्या पढ़ा था, हमने पिछली ट्रिक में एक बात पढ़ी थी, कौन सी बात थी वो, कि 391 में क्या बोला था, एक काना डाकू, ठीक है, तो एक काना डाकू 391, तो हमने क्या बोला था, डकैती। तो 391 में क्या है, डकैती, ठीक है। और अब आपको एक ट्रिक याद रखना, अब यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, 191, और 191 की ट्रिक याद रखना कि एक काना डाकू झूठ बोलता है। तो एक काना डाकू से हमने क्या बोला था कि 391 में डकैती है और झूठ बोलता है, और वही डाकू झूठा भी है। तो एक काना डाकू झूठा है, झूठा यानी मिथ्या साक्ष्य देता है। वो मिथ्या साक्ष्य देना तभी तो पता चलेगा कि वो झूठा है। तो 191 में क्या आएगा कि मिथ्या साक्ष्य देना। तो मिथ्या साक्ष्य देना किस में आएगा, 191 में। तो शपथ लेके झूठ बोलते हैं, जैसे कि मैं गीता की शपथ खाता हूँ, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, तो उसमें भी आप झूठ बोल रहे हो सभी के सामने, तो वो मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो। तो क्या आएगा, 191 के तहत आपको आईपीसी की धारा लगेगी। और मिथ्या साक्ष्य को तैयार करना, गढ़ना, 192 मिथ्या साक्ष्य तैयार करना, इसलिए आपको बताया जाता है कि ये याद रख लो, 192 तो आप मिथ्या साक्ष्य से संबंधित ही होगा, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब जैसे देखो 193 धारा 193 में क्या बोलता है कि मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, इसके लिए दंड क्या होगा, ठीक है। और 197 क्या बोलेगा, मिथ्या साक्ष्य के लिए मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, या फिर हस्ताक्षरित करना। जैसे गलत डॉक्यूमेंट पर साइन मार दिया, मोहर मार दी, सही बना दिया, वो भी किस में आएगा, 197 में। तो 191 याद रखना कि एक काना डाकू झूठ बोलता है, उसके बाद पूरी लाइन यही चला देना, ठीक है। तो एक बात आप देख रहे हो कि 191 से लेकर 197 तक क्या आ रहा है, इसमें सारे मिथ्या साक्ष्य से संबंधित ही आ रहे हैं, मिथ्या प्रमाण पत्र सब चीज़ें। तो वहाँ से आप आंसर तक पहुँच जाओगे। तो 191 आप जरूर याद रखना, एक काना डाकू झूठ बोलता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पर चलते हैं, 201, ठीक है। तो 201 एक, जैसे देखो इस पर जो कुछ भी लिखा है मैं धो के उस पर सबूत मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपने क्या किया, मर्डर कर दिया गन से, और उस गन को धो के आपने क्या कर दिया, सबूत मिटा दिया, ठीक है। तो धो के सबूत मिटा देते हैं, जो हम क्या करते हैं, क्राइम यानी अपराध करते हैं। तो देखो 201 धारा 201 बोलो कि धारा 201 में ट्रिक क्या याद रखना आप, धो के सबूत, एक भी सबूत नहीं छोड़ा, धो के एक भी सबूत नहीं छोड़ा, धो के एक भी सबूत नहीं छोड़ा। अब इसको बनाते हैं, तो धो के एक, 201 धो के एक सबूत नहीं छोड़ा, यानी सबूत मिटाना। तो धारा 201 क्या बताएगा, सबूत मिटाना। तो सबूत मिटाना किस में आएगा, धारा 201 में। अब देखो मार दिया, मर्डर कर दिया, और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया आपने, यानी आपको सबूत मिटा दिया। तो इसमें क्या लगेगी, धारा 201 में, ठीक है। सबूत मिटाना या फिर सबूत करने या बचाने में साथ देना। जैसे सबूत मिटाने में आप साथ दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या सज़ा होती है। जैसे अगर आप मतलब मर्डर का, कहीं पे मर्डर हो गया, ठीक है, उस पे 7 साल की सज़ा होती है, ठीक है। इसको छोड़ो, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 202, तो 201 में क्या, सबूत मिटाना। अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि हत्या का दंड 2, तो हमने एक ट्रिक बोली थी, हत्या का दंड 2। तो हत्या का दंड किस में था, ये किस में था, 302 में, ठीक है। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अपराध की सूचना
2। ठीक है, तो अगली ट्रिक हमने क्या बोला, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अपराध की सूचना 2। तो अपराध की सूचना देनी चाहिए, अपराध की सूचना 2, तो किस में आएगा 202। तो अपराध की सूचना 2 बार बोल, तो 2 बार 202, अपराध की सूचना 2 तो यानी 202। और अपराध की सूचना न दोगे तब आप पे 202 धारा चलेगी। सूचना दे दी तो आपको कौन सी धारा थोड़ी चलेगी, अपराध की सूचना ना देना। तो 201 में क्या, सबूत मिटाना, और 202 अपराध की सूचना नहीं देना। ठीक है, तो अब 203 भी आप याद रख लो, इसके साथ साथ ही है। तो 203 क्या है, झूठी खबर देना। तो ठीक है, तो झूठी खबर दोगे तो हम आपको, झूठी खबर दोगे तो आपको कान के नीचे 3 बजाएंगे, झूठी खबर देना। तो झूठी खबर दोगे तो कान के नीचे 3 मारूंगा, तो कान के नीचे 3 लगेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो झूठी खबर दोगे तो आपको कान के नीचे 3 लगेंगे, तो यानी 203 में क्या होगा, झूठी खबर देना। तो 202 अपराध की सूचना 222 और 202 201 2 के एक भी सबूत नहीं छोड़ा। कोशिश तो यही करते हैं जो अपराध करते हैं कि एक भी सबूत ना छोड़ा जाए। ठीक है, आगे वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं आपको बताता हूं मैं। 212 से याद रखना कि आप पे कोई भी ऐसा इंसान आए जो आप जानते नहीं हो, कोई भी हो, तुम अचानक से आ गया तो उसको बोलेंगे बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर, बाहर निकल, बाहर। बाहर क्यों बोलते हैं, 12, बाहर से याद रखना 12। ठीक है, और निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, यानी आपको उसको शरण नहीं दी। और शरण क्यों नहीं दी, क्योंकि वो अपराधी था। ठीक है, अपराधी आपके घर पर आएगा तो आप यही तो बोलोगे कि बाहर निकल, बाहर निकल, मत घुस यहाँ पे। तो बाहर से क्या याद रखोगे, 12। ठीक है, तो 12 से याद रख लेना 212। तो 212 में क्या है कि अपराधी को, अगर आपने अपराधी को शरण दे दी तो आप पर क्या लगेगी, 212, अपराधी को शरण देना। ठीक है, तो कोई भी अगर अपराधी आपके घर पर आए तो आप ऐसे बोल देना उसको, बाहर निकल, बाहर निकल, अंदर मत घुसना। तो बाहर आपने निकाल दिया तो ठीक है, नहीं तो आप पर अपराधी को शरण देने के तहत 212 की धारा निकलेगी। तो बाहर से क्या याद रखोगे आप, 12। ठीक है, तो बाहर 12। ठीक है, अपराधी को शरण देना। ठीक है, एक ऐसा अपराधी आया, बहुत ही खूंखार अपराधी था। ठीक है, तो बहुत ही खूंखार अपराधी था, और उसको आपने क्या कहना पड़ा कि एक तो हम गुस्से में बोलते हैं और एक रिक्वेस्ट से बोलते हैं कि सॉरी भाई, बाहर चल जा, मार तो रखी मैं को नहीं, तो सॉरी बोल दो, सॉरी नहीं। यानी वो कह रहा था कि 216 के तहत कि मेरे को घर में घुसने दो, तो हम बोले कि सॉरी नहीं, बाहर निकलो। तो सॉरी से याद रखना 16। ठीक है, तो 216 में क्या होगा कि कस्टडी से भागा हुआ अपराधी, ठीक है, कस्टडी, जिस पे जैसे कहते हैं कि 1 लाख रुपए का इनाम था और वो भाग गया, तो उस पर अब जैसे सुशील कुमार का केस है, जो अपने ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उन पे वो कस्टडी से भागे हुए के तहत ही आते हैं, क्योंकि उन पर 1 लाख रुपए का इनाम था। ठीक है, और उनके पीछे पुलिस पड़ी थी। अगर आप उनको शरण देते हो तो 216 के तहत आप पे धारा लगेगी। तो उसको बोल दो कि सॉरी बाहर निकलो। तो सॉरी से याद रखना 16, और बाहर निकल 12। अपराधी को शरण मत देना, बाहर निकाल देना उसको, अपराधी को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप जैसे शरण देते हो, तो अगर जैसे वो अपराधी है जिस पर मृत्युदंड है, जिसको अपराधी को फांसी होनी थी, और आप शरण दे रहे हो, तो आप पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो 7 साल की सजा मिल सकती है आपको, और जुर्माना भी लग सकता है। और जैसे वो अपराधी आजीवन कारावास वाला है, जिस अपराधी को आजीवन कारावास होनी थी और आपने उसको शरण दे रखी है, तो उस पर आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। और जैसे बाकी अपराध हैं उसके 1/4 उसकी सजा होती है। जैसे किसी पर 8 साल की सजा होनी थी और उसका 1/4 यानी 2 साल की सजा ही होएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि 216 में क्या आएगा, कस्टडी से भागे हुए अपराधी को शरण देना। कस्टडी से भागे हुए अपराधी को शरण देना किस में आ जाएगा, 216 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम करते हैं, ध्यान रखना 201 2 के एक भी सबूत नहीं छोड़ा। 202 अपराध की सूचना 2 2 2 2
झूठी खबर दोगे तो आपको 3 नहीं गिनने देंगे, यानी कान के नीचे 3 बजाएंगे। और 212 बाहर निकल, किसको? अपराधी को बोल रहे हो आप। अगर आप नहीं बोलोगे, अपराधी को शरण दोगे तो 212 लगेगी। 216 कस्टडी से भागे हुए अपराधी को हम बोल दो सॉरी सॉरी भाई, ना भाई ना, हम कौन बढ़न दिया मार करी, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, 232 और यहाँ से आप याद रखना 230 और फिर 231 भी आप कर लोगे, ठीक है। 230, 31 और 32 ये क्या मामला है, ये चीज़ें क्या है? तो देखो, अगर आपने एक डायलॉग याद रखना है, वो डायलॉग क्या है कि अगर आपने भारतीय सिक्के का कुटकरण किया तो आपके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। अगर मैं सफ़ेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के चलूँगी तो माँ कसम एम्बुलेंस लगूंगी। इसी तरह आपको एक डायलॉग याद रखना है, क्या कि अगर आपने भारतीय सिक्के का कुटकरण किया तो आपके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। अगर आपने भारतीय सिक्के का कुटकरण किया तो आपके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। अब देखो, भारतीय सिक्के का कुटकरण ये क्या होता है? 32 से तो हम बनाएंगे क्या? 232, ठीक है। तो एक बार हमने क्या पढ़ा था? 332 में क्या पढ़ा था कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारी के 32 के 32 दांत तोड़ दिए थे। तो ड्यूटी के दौरान कर्मचारी पर हमला करना किस में आया था? 332 में, जो पिछली वीडियो की ट्रिक में हमने अच्छे से किया था, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने भारतीय सिक्के का कुटकरण किया तो आपके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन भारतीय सिक्के का कुटकरण क्या होता है ये आपको जानना है। तो भारतीय सिक्का क्या होता है? सिक्का होता है 1 रुपये को, 2 रुपया को, 5 को, 10 को, ठीक है। और भी सिक्का आ रहे हैं, 100 को भी आ रहे हो, बताऊँ था। तो ये सिक्के हैं, भारतीय सिक्के यानी मुद्रा है। और मुद्रा का कुटकरण, आपने नकली सिक्के चला दिए या फिर उसको काट फाट कुछ भी कर दिया, उसके सिक्के के साथ, उसके साइज के साथ, उसकी बनावट के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। यानी आईपीसी की धारा 232 के तहत आप पर कार्रवाई होगी अगर आपने भारतीय सिक्के का कुटकरण किया। तो ये याद रखना कि भारतीय सिक्के का कुटकरण। अब सिक्का होता क्या है, इसकी परिभाषा किस में दी गई है? इसमें सिक्का की परिभाषा किसमें? 230 में। तो 232 के से पीछे चलना आप, 230, और ये होता है कि सिक्के का कुटकरण। अगर आप दूसरे देश की सिक्के के कुटकरण करते हो तो 231 के तहत आईपीसी की धारा लगेगी। अगर आप भारतीय सिक्के का कुटकरण करते हो तो 32 भारतीय सिक्के का कुटकरण। तो भारतीय सिक्के का कुटकरण किस में आएगा? 232 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने भारतीय सिक्के का कुटकरण किया तो आपको आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है, 10 वर्ष तक की भी जुर्माना भी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, भारतीय सिक्के का कुटकरण नहीं करना। अगर आपने किसी भी और देश के सिक्के का कुटकरण किया तो भारत सरकार आपको 7 साल तक की सजा या जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। तो ये 230 इंपॉर्टेंट है सिक्के की परिभाषा। अब देखो 230 हमें डायरेक्ट याद नहीं रखना, 232 पे आ जाओ। तो यानी भारतीय सिक्के का कुटकरण किया तो आपके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। 232 में क्या आएगा? भारतीय सिक्के का कुटकरण। और उससे पहले क्या था? सिक्के की परिभाषा 230, इसमें 30 का सिक्का, ऐसे कुछ भी याद रख लो। तो 230 में क्या आएगा? सिक्का। तो यानी सिक्के की परिभाषा, ठीक है। एक बात आपको बताई थी कि तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, मुझे बचा लो सेठानी। तो 63 में क्या था? जुर्माना, ठीक है। ऐसे आपको याद हो जाएंगे। अब देखो आगे एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ी सी रह गई बात। 264 देखो, जो सेठ होते हैं, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं कुछ सामान लाने, वहाँ पर जो सेठ बैठता है, सेठ को खोटे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे ताकड़ी है, यानी तोलन वाला बाट सी, या फिर कुछ और भी है, जैसे वो तोलते हैं, उसके उपकरण, खोटे उपकरण, जैसे एक बाट लिखा होता है, बाट 1 kg, ठीक है, और वो है 800 ग्राम का कुछ,
यानी 200 ग्राम खा गया और वो बाट का साइज उतना ही है, यानी उसने खोटे उपकरण बना लिए हैं। ठीक है, तो खोटे उपकरणों का बनाना या प्रयोग करना कपटपूर्ण उस उद्देश्य से किस में आएगा? 264 में। तो सेठ से याद रखना, सेठ 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 64 64 64 यानी 264, तो 64 बोल देना, 64 264। सेठ से सेठ क्या यूज करेगा? खोटे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो सेठ को। अब देखो 264 में क्या आ जाएगा? खोटे उपकरणों का प्रयोग करना 264। 66 में क्या होता है, क्या हो जाता है? खोटा बाट या उपकरण, माप बनाना या फिर बेचना। अब खोटा का मतलब ये होता है कि अब जैसे 1 किलो का बाट है, उस पे 1 किलो है तो ये खोटा नहीं है, सही है। अगर 1 किलो का बाट है और उस पे कम है उससे या फिर ज़्यादा है तो उससे क्या होगा? वो खोटा बोलेंगे। ठीक है, तो खोटे उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो उस पर क्या लगती है? आईपीसी की धाराएं। तो सेठ से याद रखना 64, तो सेठ और 64 से आपको याद रखना है खोटे उपकरणों का प्रयोग। 64 से यानी 264। और 63 क्या था उसमें? 63 को मत याद रखना, 63 में क्या आएगा? जुर्माना। ठीक है, तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, मुझे बचा लो सेठानी। तो ये थी आपकी आईपीसी की सभी महत्वपूर्ण धाराएं। अब हम रिवीजन पे चलते हैं और तब आपको सही से पता चलेगा। अब देखो ध्यान से, अब अपने आप आपको पता चल जाएगा। देखो 24 से हमने क्या बोला था? चौबेदी कभी बेईमानी नहीं करते, तो बेईमानी किस में आएगा? 24 में। ठीक है, चल 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 हम मिलके अपराध करते हैं, यानी अपराध में शामिल होना, सभी को सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा? धारा 34 के अंतर्गत। ठीक है, और बस तू ज्यादा मास्टरमाइंड मत बन, 120 में क्या होगा? मास्टरमाइंड, और वो अपराध में शामिल नहीं होता और ये मौके पर मौजूद होता है। 120 बी में क्या होगा? मास्टरमाइंड का दंड। ठीक है, अब देखो 40, हमें अनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, अपराध चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, यानी अपराध की परिभाषा किस में आएगी? धारा 40 में। ठीक है, अब 54 54, और 54 को और 55 को हमने इकट्ठा याद किया था। देखो 55 में क्या बोला था हमने? पंच परमेश्वर की कृपा हुई तब जाके सजा कम हुई। तो सजा कम कैसे हुई थी? पंच परमेश्वर की कृपा हुई थी। और कैसे हुई थी? कि आजीवन कारावास से उसको सजा कम हुई थी। और 54 में, उससे पिछले में क्या था? कि उसको मृत्युदंड से सजा कम हुई थी। ठीक है, और 55A में मृत्युदंड को कौन कम कर सकता है? समुचित सरकार। तो समुचित सरकार की परिभाषा बताई थी। ठीक है, और तेरा सेठ जुर्माना लगा गया, मुझे बचा लो सेठानी। ठीक है, तो 63 में क्या आएगा? जुर्माना। और 64 में क्या था? उसका जुर्माने का दंड। 82 83 84 आपको अच्छे से बताए थे, क्या शिशु बना लो ये, और ये अपरिपक्व, और 4 में क्या होगा? पागल। ठीक है, तो शिशु कितने साल के? 0 से लेकर 7 साल तक के बच्चे का अपराध नहीं माना जाएगा। अपरिपक्व 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चे का टेस्ट होगा कि वो अपरिपक्व है या नहीं। और पागल, अगर वो अपराध करते समय अगर पागल है तो उस बात को अपराध नहीं माना जाएगा, उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। 120 मास्टरमाइंड, 120 बी दंड। 124 1 2 का 4 4 2 का 1, मेरा नाम है लखन और आप क्या कर रहे हो? मुझे देशद्रोही यानी सेडिशन, देशद्रोह किस में आएगा? 124 में। 141 से लेकर 160 तक आपको बताया था। देखो 141 में क्या होगा? विधि विरुद्ध जमाओ। 160 में क्या, 159 में क्या होगा? और 146 में क्या होगा? बलवा। और 159 में क्या होगा? दंगा। 160 में क्या होगा? दंगे का दंड। 147 में क्या होगा? बलवा का दंड। 143 में क्या होगा? विधि विरुद्ध जमाव का दंड। 144 धारा 144 शांति कायम करने के लिए लगाई जाती है। 153 तेरे मुंह में पान थूक दूंगा अगर आपने भड़काऊ भाषण या टिप्पणी की तो, यानी भड़काऊ भाषण और टिप्पणी करना 153 में आएगा। ठीक है, और उसी तरह हम 186 को पढ़ते हैं। तो 186 आपको क्या बताता है? कि एक अच्छी बात यह है कि सरकारी काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो सरकारी काम में बाधा डालना किस में आएगा? 186 में। ठीक है, और 191 एक काना डाकू 91 एक काना डाकू क्या करता है? झूठ बोलता है, यानी मिथ्या साक्ष्य देता है।
ठीक है। और 197 भी मिथ्या से ही संबंधित होगा, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना। ठीक है। और 201 2 के एक भी सबूत नहीं छोड़ा, यानी सबूत मिटाना। और 200 उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था 202। 202 में क्या था कि अपराध की सूचना दो, अपराध की सूचना। 203 अगर आपने झूठी खबर दी तो आपको 3 कान के नीचे दिया जाएगा, यानी 203 में क्या होगा, झूठी खबर देना। 212 बाहर निकल, यानी अपराधी को शरण नहीं देनी, अगर आप शरण दोगे तो 212 लगेगी। और 216 पढ़ा था हमने क्या कि सॉरी बोल दो किसको, कस्टडी से भागे हुए अपराधी को शरण देने में 216। 230 30 से हम क्या याद रखेंगे, 232। 232 में क्या होगा, अगर आपने भारतीय सिक्के का कूटकरण किया तो आपके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, यानी 232 में क्या होगा, सिक्के का कूटकरण, भारतीय सिक्के का कूटकरण। और 230 में क्या होगा, सिक्के की परिभाषा। 264 64 सेठ, सेठ आप खोटे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो सेठ से याद रखना 64। और 266 में क्या होगा कि खोटे उपकरण को बनाना, तो किस में आएगा, 266 में। तो ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीसी का चैप्टर। और इसके ट्रिक वाले नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं, आप देख सकते हैं नोट्स। और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप अब एक लेक्चर और आएगा, ठीक है। ये मैंने पूरे कंप्लीट नोट्स नहीं किए हैं, अभी मैं थोड़े दिन बाद ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद एक चैप्टर की वीडियो और आ जाएगी, जिसमें आपको चैप्टर के नाम और उसमें कितनी कितनी धाराएं हैं। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 8 कहाँ से है, 141 से लेकर 160 तक। और उसमें क्या है, लोक प्रशांति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विषय में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ें कर लेंगे कवर अच्छे से। तो एक वीडियो और बची है किसकी, आईपीसी की। उसके बाद पूरी आईपीसी में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको ये जो ट्रिक वाली लाइन है अच्छे से याद हो जाती है। वैसे आईपीसी याद करना मुश्किल है, लेकिन अब आसान हो गया होगा। आई होप आपने पूरी लेक्चर को ध्यान से देखा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात भी शुभ हो।